नमस्कार। इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस प्रकार से बनी रहती है, यानी जिस उसकी उत्पादकता है वो किस प्रकार से बनी रहती है। उत्पादकता का सामान्य अर्थ किस प्रकार से लिया जा सकता है? अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति या एक खेत या फिर कोई एक मजदूर का एक उदाहरण लिया जा सकता है कि एक मजदूर दिन भर में कितना काम करता है। तो इसका एक नॉर्मल एक ड्यूरेशन है, उसका एक पावर है, उसका एक शक्ति के रूप में कह सकते हैं कि वो दिन भर में इतना काम करता है नॉर्मली, सामान्य तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीमार हो गया या किसी अन्य जलवायु दशाओं के कारण उसके कार्य करने की जो शक्ति है उसमें कुछ परिवर्तन आया, तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो लगातार बनी रहे तो पारिस्थितिकी तंत्र अच्छी तरीके से चलता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र एक मशीन की तरफ है, एक मशीन की तरह है जिसके विभिन्न जो अंग है वो अगर सही तरीके से कार्य करें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अच्छी तरीके से चलेगा। जिस प्रकार से एक मोटरसाइकिल का इंजन या किसी एक कार के इंजन की बात करें तो उसके हर एक पुर्जे हर तरीके से बेहतर अपना प्रदर्शन करें, तो जो कार है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और उसका इंजन जो है, उसकी जो लाइफ रहेगी वो काफ़ी अधिक रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार जो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उसके भी अलग-अलग अंग होते हैं, उसमें भी अलग-अलग प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। उन पोषण स्तरों के द्वारा जो ऊर्जा निर्मित की जाती है, उसकी एक निश्चित दर है। अगर ये दर प्रभावित होती है, इसका अर्थ है कि उसकी उत्पादकता प्रभावित हुई है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता चलती है। तो किसी एक पोषण स्तर पर, इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने विभिन्न पोषण स्तर को देखा था कि जैसे कि इस पोषण स्तर संख्या 1 जो है जिसे स्वपोषित पौधे कहा जाता है, वह सूर्य की ऊर्जा से विभिन्न पोषक तत्वों का प्रयोग मिट्टी से प्राप्त करके और प्रकाश से ऊर्जा ऊर्जा जो सूर्य से मिलती है, उसे प्राप्त कर वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। वो हर घंटे, हर मिनट कुछ न कुछ ऊर्जा का संचय करते हैं। उसकी एक दर है, उसकी एक रेट है, ठीक है? तो वो जो रेट है, वह किस प्रकार से चलती है? किस प्रकार से वो किस दर से उसको स्टोर्ड करती है, किस दर से उसको फिक्स करती है? तो उसकी जो सकल मात्रा, जो नेट जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं कि वो कितनी ऊर्जा को जनरेट कर रहा है, कितनी मात्रा में सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, उसको वह रासायनिक ऊर्जा में बदल कर ग्लूकोज का निर्माण कर रही है, तो वो उसकी एक निश्चित रेट है। तो वो उसकी उत्पादकता कहलाती है। तो ये उत्पादकता केवल पोषण स्तर 1 की नहीं है, वो पोषण के प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार की मात्रा पाई जाती है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं या हरी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, वह पौधों द्वारा प्रति समय इकाई में संचयित तथा स्थिर ऊर्जा की जैविक पदार्थों की सकल मात्रा को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। अब ये जो उत्पादकता है, तो पोषण स्तर संख्या 1 में जितने भी जो स्वपोषित जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, के द्वारा जैविक पदार्थों यानी जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ है उसके तथा ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि यही वो आधार होता है जिससे पोषण के दूसरे जितने भी जो स्तर होते हैं उनको पोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया में जितने भी जो पौधे सम्मिलित होते हैं उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब ये जो उत्पादकता होती है वो दो कारकों को प्रभावित करती है। पहली चीज कि उन जो पौधे जो प्राथमिक स्तर संख्या 1 में है, उन्हें सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी मिल रही है, यानी क्या बराबर और पूर्ण रूप से उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। फिर दूसरा जो कारक होता है वो होता है कि क्या
जो सूर्य की ऊर्जा उन्हें मिल रही है, जिसे इंसोलेशन कहा जाता है, तो इंसोलेशन जो जितना उसे मिल रहा है, क्या वो पौधे उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता या सामर्थ्य कैपेसिटी है उसमें कि वो बराबर तरीके से उस ऊर्जा की मात्रा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। तो दोनों ही तरीके से कि उसके अंदर इनपुट कितना है और आउटपुट कितना आ रहा है, ये काफी मायने रखता है एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर कि आपको कितना सूर्य का प्रकाश मिला और आपने उस सूर्य के प्रकाश से उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए कितने एफर्ट लगाए या आपकी कितनी पावर है। तो अगर पौधा सूर्य की प्रकाश दोनों दो चीजें यहाँ पर प्रभावित कर रही है कि अगर सूर्य का प्रकाश अगर कम या ज्यादा होता है तो भी जो इकोसिस्टम है उसकी जो क्रियाशीलता है या उसकी कह सकते हैं कि उत्पादकता है वो प्रभावित होगी या फिर जो पौधे हैं या जो उत्पादक है, चाहे पोषण स्तर 1 हो, चाहे पोषण स्तर 2 हो या 3 हो, मैं कितनी सामर्थ्य, कितनी कैपेसिटी है कि वो उस ऊर्जा को स्टोर रखे और अगले वाले स्तर को उतनी ही मात्रा में जितनी अगले के लिए आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करें। तो प्राथमिक ऊर्जा को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी जो प्रोडक्शन है जिसको जीपीएनपी जीपीपी कहा जाता है। तो पोषण स्तर 1 जो पौधे होते हैं, तो पौधे जितनी रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, उसकी टोटल जो मात्रा होती है, तो उसकी सकल मात्रा होती है, उसको जीपीपी कहा जाता है। इसी प्रकार से शुद्ध यानी नेट एनपीपी। अब एनपीपी क्या है? तो पोषण स्तर 1 में संचित कितनी मात्रा में ऊर्जा का संचयन पौधों ने किया, उस ऊर्जा की मात्रा को एनपीपी कहा जाता है। जैसे कि जो स्वपोषित पौधे हैं वो श्वसन की प्रक्रिया यानी जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसके द्वारा कुछ ऊर्जा का क्या होगा, उत्पादन में कुछ मात्रा का क्षय हो जाता है। तो क्षय जितना हो गया उसको हम नेट में शामिल नहीं करते हैं। नेट में क्या है कि वो टोटल जो कह सकते हैं कि नॉट टोटल, तो उसे ग्रॉस तो जितनी मिली उसमें से कुछ तो उसने खुद उपभोग कर दिया, लेकिन दूसरे के लिए कितनी मात्रा उपलब्ध रही वो कहलाती है नेट। यानी नेट का अर्थ होता है कि खर्चा या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी एक प्लास्टिक के बैग पर देखते हैं तो वहां पर 2 प्रकार के वजन दिख रहते हैं। एक तो थैले सहित वजन होता है जिसमें कट्टे या जो बोरे का जो भार होता है वो शामिल किया जाता है और एक शुद्ध माल की जो मात्रा होती है वो अलग होती है। तो नेट यानी उसके अंदर कुल कितना माल है, ग्रॉस यानी उसके अंदर कट्टे सहित उसका कितना वजन है। बढ़ते हैं कि सकल प्राथमिक उत्पादक की मात्रा माइनस सकल यानी कितना प्रोडक्शन किया और उसमें से आपने कितना श्वसन की क्रिया में खर्च किया, तो वह शुद्ध प्राथमिक ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ये वह मात्रा है जो पोषण स्तर 1 के उपयोग योग्य होती तथा उच्च पोषण यानी उससे ऊंचे यानी पोषण स्तर संख्या 2 के लिए भी सुलभ उपलब्ध है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता चाहे वह सकल हो चाहे वह नेट हो को हम प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन प्रति वर्ष में नापते हैं कि प्रति वर्ग मीटर मीटर बाय मीटर का हमने एक स्क्वायर बना लिया धरती पर। इस धरती पर या इस एरिया पर या फिर मीटर बाय मीटर का एक स्क्वायर बनाया, उस पर एक दिन में या एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ वह उसकी सकल मात्रा या सकल उत्पादन के अंतर्गत गिना जाएगा। तो प्रति इकाई क्षेत्र में जैसे कि प्रति एक इकाई क्षेत्र में ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में जीवित पौधे जिसके अंदर पौधे, जंतु और सूक्ष्म छोटे-छोटे से जो जीव होते हैं कि टोटल जो भार होता है उसको तो कहा जाता है बायोमास। कितना वजन है, ठीक है? तथा उसे शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो पादप तथा जंतु बायोमास की अलग-अलग नाप की जा सकती है, उन्हें अलग-अलग रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है व्हिटेकर और एक है वुडविल। उन्होंने पूरे के पूरे भूतल पर विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनकी नेट प्राथमिक उत्पादकता तथा पौधों के
बायोमास यानी जैव पुंज का मापन किया। वो कहता है कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, उस पूरी की पूरी पृथ्वी की नेट प्राथमिक उत्पादकता है, वह है 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। याद रखिएगा, ये कई बार छोटे प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाता है कि समस्त पृथ्वी की नेट प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी कितना है, वह है 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, जहां से इक्वेटर पास होता है, जहां पर दलदल है, चाहे जहां पर ज्वार नदमुख है, में से प्रत्येक की एनपीपी जो है वह 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। ये एवरेज है 320, लेकिन कोई ज्यादा जो क्षेत्र है जहां पर जंगल पाए जाते हैं, बारिश ज्यादा होती है, जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर उत्पादकता अधिक पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ पर कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है या एकदम नग्न चट्टाने हैं, जहां पर किसी प्रकार से न तो घास है न पेड़ पौधे हैं, या बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, वहां पर केवल 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की आपको उत्पादकता देखने को मिलेगी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आपको झाड़ी वाले क्षेत्र में 70 ग्राम, खुले जो सागर है उसमें 125 ग्राम, टुंड्रा प्रदेश है और जो अल्पाइन जो ऊंचे क्षेत्र है वहां पर 140 ग्राम। तो अलग अलग क्षेत्र की एनपीपी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, लेकिन एवरेज कितनी है, 320 ग्राम। सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, सबसे अधिक दलदल वाले क्षेत्र में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी वनस्पति देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय जो वन है यानी जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, वहां पर ये जो एस्चुरीज जो होती है वो सकल उत्पादकता एनपीपी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ये जो एनपीपी की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है सूर्य के प्रकाश पर, और दूसरी जो हमने कहा है ये डिपेंड करता है कि जो पौधे हैं जो वह कितना वहां पर सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है तथा प्राथमिक जो उत्पादकता है उसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा तो वहां पर एनपीपी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है, भूमध्य रेखा पर मिलता है, और सबसे कम सूर्य का प्रकाश मिलता है ध्रुवों की तरफ। यही कारण है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहां पर सूर्य ताप की मात्रा में तेजी से कमी आएगी। इसका अर्थ हो गया कि वहां पर आपको एनपीपी भी कम देखने को मिलेगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर एनपीपी कम होती है। कुछ अपवाद को छोड़कर कुछ ऐसे क्षेत्र आपको लैंड एरिया में चंद्र मिलने दिख सकते हैं, तो वहां पर आपको एनपीपी अधिक देखने को मिल सकता है। बाकी एक सामान्य सा नियम है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे आपको वहां पर एनपीपी या उसकी जो उत्पादकता है उसके अंतर्गत आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ईपी ओडम ने 1959 में विश्व को प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर यानी एनपीपी के आधार पर कई भागों का निर्धारण किया है। उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता सबसे अधिक जो एनपीपी जहां हमें देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, जो कम गहराई वाले जलीय क्षेत्र हैं वहां पर आपको उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय बारिश वाले तर यानी आर्द्र जो वन होते हैं वहां पर जलोढ़ जो मैदान होते हैं, और गहरी कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको प्रोडक्टिविटी काफी अधिक देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर ऊर्जा का संचयन भी अधिक हो रहा है और स्थिरीकरण जो है वो भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। दूसरे जो पोषण स्तर है उनके लिए अत्यधिक मात्रा में पोषण देखने को मिलता है। निम्न यानी बहुत कम जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बंजर क्षेत्र, वहां पर न तो वनस्पति है न वहां पर उस पर निर्भर रहने वाले जीव देखने को मिलेंगे। काफी गहराई वाले जो सागरीय क्षेत्र है वहां पर भी आपको सूर्य के प्रकाश के अभाव में, हिमाच्छादित जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो एनपीपी है या जो उसकी उत्पादकता है वो कम देखने को मिलेगी। मध्यम प्रकार की उत्पादकता, तो विभिन्न जो ग्रासलैंड्स है वहां पर जो छिछली झीलें हैं, कम गहरी झीलें हैं, बड़े-बड़े से जो एक्सटेंसिव फार्मिंग जो के जो क्षेत्र है जहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है, वहाँ पर आपको इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र की आपकी उत्पादकता।